हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीटीपी का 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये जो है सेकेंड पेपर है। ठीक है, उसका हम लोग जो 30 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये पेपर है पूरा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। ठीक है, जो नूर है वो अपना लंच बॉक्स भूल गई है और वह यह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार नूर का जो कथन है वो अभिविन्यास प्रारूप को मतलब किसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो किस में आएगा। ठीक है, और देखिए पहली बात कि आज जो लोग अगर जो सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये पेपर और ये क्वेश्चन दे करके घबराइएगा मत कि नहीं बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं हो, मतलब ऐसे ही आता है सीटेट में क्वेश्चन। आप लोगों को दिमाग अपना शांत करके और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग घबरा जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक जो नूर एक लड़की है वो अपना जो लंच बॉक्स लाना भूल गई है और वह तान्या से कहती है कि मतलब उसको अपना लंच बॉक्स उसके साथ साझा करना चाहिए क्योंकि साझा करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है वो मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार वो नूर का कथन जो है विन्यास प्रारूप को व्यवस्था को दर्शाता है, यही पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कानून एवं व्यवस्था पश्य जो परंपरागत है। और ऑप्शन सेकेंड है आज्ञा पालन और पूर्व परंपरागत। और ऑप्शन थर्ड है अच्छा होना और परंपरागत। और ऑप्शन फोर्थ है आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए जो ये नैतिक जो विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ये आदान प्रदान है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा कि वो कह रही है कि तुम अपना मतलब मुझे अपना लंच बॉक्स साझा करो मेरे साथ। ठीक है, तो ये आदान प्रदान का परंपरागत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर विभेदीकरण। और ऑप्शन सेकेंड है जेंडर भूमिकाएं। और ऑप्शन थर्ड है जेंडर पहचान। और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए अगर जो लिंगों की जो माना जाने वाला है कि समाज में लिंग को उपयुक्त माने जाने वाली जो प्रारूपिक विशेषताएं हैं उनको जो है कहा जाता है जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं समाज की। ठीक है, कि नहीं लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये करती हैं, ऐसा नहीं है। लड़के लड़की दोनों एक बराबर है। सब जो काम लड़कियां कर सकती हैं वही काम लड़के भी कर सकते हैं और जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह एक कदम किसके मतलब किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो पिता हैं वो घर के कामों में लगे रहे हैं और जो माता हैं वो साहसी गतिविधियों को करती हैं। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड? इसी से रिलेटेड जो पिछले जो क्वेश्चन सेकंड थर्ड था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, उसी ऐसे ही जेंडर पे ही आया था। ठीक है, तो जेंडर जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप लोग इसको माइंड में अपने रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से फर्स्ट क्या है कि जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता, और ऑप्शन सेकेंड है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता, और ऑप्शन थर्ड है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, इसको विभेदीकरण को बढ़ाएगा ये चीज़ सही नहीं है। और ये देखिए यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, इसमें क्या है कि यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। इसमें यही बात कही गई है कि अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माता है वो घर का ही काम करे और जो पिता है वो बाहर की जो गतिविधियां हैं वही करें, ऐसा नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि जो पिता है वो घर के कार्यों में लगा है और जो माता है वो साहसी गतिविधियों को कर रही हैं। ठीक है, इसमें यही दिखा रहा है कि जो रूढ़िवादिताओं को समाप्त करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है खोजपूर्ण अधिगम, और ऑप्शन सेकेंड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ऑप्शन थर्ड है पांड या ढांचा, और ऑप्शन फोर्थ है अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, जो वैगोस्की हैं उनके अनुसार जब एक वयस्क बच्चा जो होता है उसके निष्पादन में के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो कहा जाता है सहयोग द्वारा, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, पांड या ढांचा, आप लोग इसको भी इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर ईयर में, लेकिन इसका जो हिंदी है वो हर साल अलग अलग भाषा में, मतलब अलग अलग वर्ड दिया जाता है हिंदी का। देखिए पांड या ढांचा भी इसको कहते हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको स्कैफोल्डिंग जो है वो इसका इंग्लिश ज़रूर याद रखिएगा कि इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश वर्ड याद रहेगा तो आप इसके हिंदी में नहीं उलझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, मतलब पीछे से मदद करना। थोड़ा सा अगर आप उसको मदद कर दे रहे हैं किसी बच्चे को तो वो आगे अपना काम आसानी से कर सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ठीक है, जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है वो किस अवधि में विकसित होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, और ऑप्शन सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जिन प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है फ्रेंड? तो देखिए जो निगमनात्मक तर्क होता है वो अक्सर ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी इसकी फ्रेंड। ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोगों को अगर सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको जो ये थांडाइक है, जिन प्याजे हैं, कोहलबर्ग है, इन लोगों की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका तो राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ठीक है, किस बच्चों क्या दिया है कि इनके अनुसार क्या कहा गया है कि बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो किसके अनुसार ये आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग, और ऑप्शन सेकेंड है जीन प्याजे, और ऑप्शन थर्ड है वैगोस्की, और ऑप्शन फोर्थ है अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप लोग भी इसको अगर आप ये 30 क्वेश्चन है तो मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए। जो भी राइट है आप एक टिक लगाइए कि ये राइट है, इतना रॉन्ग हुआ है। इससे आप लोगों का भी आकलन होगा कि आपने कितना राइट किया है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितना ही सॉल्व करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के। और अगर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम का अगर आपका प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो 50% आपका मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपका अच्छा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जहाँ कहीं मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि जहाँ कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रभाव दे रहे हों, उस वर्ड में सबसे ज़्यादा ही चांस होता है सही होने का व्यगोस्की का, ठीक है। व्यगोस्की ने ये सामाजिक क्रिया और सांस्कृतिक दोनों के संदर्भ में प्रभाव को समझाना आवश्यक माना है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ठीक है। जो 6 से 8 तक के जो शिक्षक हैं उनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन फर्स्ट है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न कि ताकि तार्किक बहस करना चाहिए। और ऑप्शन सेकंड है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये सही है, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है कि एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग, ऐसा नहीं, बात थोड़ी है कि हम जो अमूर्त है उसको उसके बारे में सोचें ही नहीं। तो ऑप्शन थर्ड गलत है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसको दे दिया गया, उसको पढ़ लिए, उससे और अदर चीज़ें से मतलब ही नहीं है हमारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा 7 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, ठीक है। जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो क्या हो सकती है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। देखिए, चीज़ें हम सटीक रूप से ग्रहण कर सकें ये तो मुमकिन नहीं है। और ऑप्शन थर्ड है कि संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल, सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। और ऑप्शन फोर्थ है कि पैटर्न को खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला हो, हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो। यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8वें का, ठीक है। पैटर्न को खोजने की और तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता हो और संवेदनशीलता भी हो, ठीक है। जो चीज़ें हम करके सीख सकते हैं और उसके बारे में हम समझें और बहस करें, तर्क करें, वो चीज़ें हमारी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर और ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, माइंड के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिकरण, और ऑप्शन सेकंड है समावेशन, और ऑप्शन थर्ड है मुख्य धारा से जुड़ना, और ऑप्शन फोर्थ है विभेदीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, सामाजिकरण। सीधी सी बात है, उसको सामाजिकरण ही कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, मानव विकास के जो संदर्भ में है आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता होता है। तो ऐसा बिल्कुल सही है ही नहीं कि जो उनकी विभिन्नताओं का एकमात्र कारण तो होगा ही नहीं आनुवांशिकता। ऑप्शन सेकेंड है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि दोनों ही प्रभावित नहीं करते, तो करता कौन है? और ऑप्शन फोर्थ है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक मानव विकास का जो अगर उसको विकास हो रहा है एक मानव का, तो उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही भूमिका बराबर निभाती हैं। ठीक है, कोई एक से किसी एक का विकास नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामाजिक जो हो गया और आनुवंशिकता पर्यावरण जो है वही भूमिका निभाती है, किसी एक से किसी का विकास नहीं हो सकता, ये एकदम ही रॉन्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और ऑप्शन सेकेंड है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शन थर्ड है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की उसी रूप में दोहराया जाता है। और ऑप्शन फोर्थ है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो देखिए, इसका जो एक प्रगतिशील जो कक्षा होता है उसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा जिसको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ठीक है, जो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है, केवल संरचनात्मक आकलन। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो केवल वर्ड है वो निगेटिव को दर्शाता है, जहाँ पे केवल मात्र एक ऐसे चीज़ें आती हैं वो ऑप्शन गलत होता है। तो केवल संरचनात्मक आकलन है, ये चीज़ें सही नहीं होगा। और केवल संकलनात्मक आकलन, ये भी चीज़ें सही नहीं होगा। और ऑप्शन थर्ड है, ना तो संरचनात्मक और न ही संकलनात्मक आकलन। और ऑप्शन फोर्थ है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो यही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड की, देखिए, आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो क्या करिएगा कि क्वेश्चन लेंदी हैं, बड़े हैं, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 30 क्वेश्चन करके आपको मैथ भी सॉल्व करने हैं, हिंदी भी सॉल्व करना है, संस्कृत या फिर इंग्लिश वो भी सॉल्व करने हैं, और ईवीएस भी सॉल्व करना है। ठीक है, और ये भी सॉल्व करना है, CDP
तो आपको सारे में ही टाइम देने पड़ेंगे। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एक ही में अपना टाइम वेस्ट कर दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगा दीजिएगा तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा आप करिए कि अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम दे रहे हैं या फिर उससे भी कम, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है उसमें हम पकड़ है जिसमें अच्छी खासी, तो आप सोचिएगा कि उसको हम कम ही टाइम दें और अच्छा मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो वो टाइम जो बचा रहेगा वो आप मैथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन 13 नंबर बहुत बड़ा है, तो आप लोग इसको ज़्यादा पढ़ने और समझने में टाइम मत लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए, ठीक है। क्या पहल करना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना, तो अनदेखा कर देंगे तो ये भी चीज़ें सही नहीं है। और ऑप्शन सेकंड है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी। और ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यही चीज़ें इसकी राइट है, ठीक है। विभिन्न जो सामाजिक वर्गे हैं उनको रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, ठीक है। ये चीज़ें तो सही लग रही हैं, लेकिन हम लोग ये भी करना है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मान लीजिए मैं ये फर्स्ट ऑप्शन पढ़ी, ये मुझे सही लगा, तो ऐसा नहीं है कि बस ये सही लगा तो मैं इसको टिक कर दूंगी। मुझे चारों ही ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी करके मुझे चारों ही ऑप्शन पढ़ने हैं। किसी एक कर को पढ़ के हम टिक नहीं लगा सकते। आपको लगेगा वो सही है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि मे बी यह हो सकता है सही है या गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड क्या है कि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे बोल ही नहीं सकते। हम लोगों को बोलना ये चीज़ें, किसी को ही बोलना ये अलाउड नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो प्रतिभाशाली नहीं है, जो निम्न बच्चे हैं जिनकी IQ लेवल कम है, तो उनका क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताएं और एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, ठीक है। जो सबकी जो सीखने की क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड कि एक शिक्षार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या प्रदर्शित करता है? पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई और निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? किसके सूचक है फ्रेंड? अगर हमें पढ़ने के प्रति चिंता हो रही है या फिर पढ़ने में कठिनाई हो रही है, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो ये किसके सूचक हैं? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है एक स्वलीन विद्यार्थी के, और ऑप्शन सेकेंड है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, तो ऐसा हो नहीं सकता। और ऑप्शन थर्ड है कि अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, और ऑप्शन फोर्थ है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो देखिए जो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं उनको ये चीज़ें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, अक्षरों को नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। किस प्रकार से संबोधित कर सकता है फ्रेंड, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। अगर हम अभ्यास और रटने पर बल दे रहे हैं तो चीज़ें सही नहीं है। और ऑप्शन सेकेंड है कि विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। और ऑप्शन थर्ड है कि अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। नकल करने पे दबाव डालेंगे तो क्या ही सही हो सकता है। और ऑप्शन फोर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रत्येक विद्यार्थी हैं उनके जो अधिगम है, उनके जो सीखने की क्षमता है, उसी के बल पे ही हम कमजोरियों को विश्लेषण करते हैं, उसी के आधार पर उन्हें विशिष्ट अधिगमों उद्देश्यों को विकसित कराना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी मतलब जो एक्टिविटी जिसके अंदर एक्टिवनेस ज़्यादा हो। ठीक है, जो एक्टिव बच्चा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अपसारी चिंतन पर बल देकर। और ऑप्शन सेकेंड है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। तो हतोत्साहित नहीं करना भाई। और ऑप्शन थर्ड है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। और पुरस्कारों को तो बढ़ावा नहीं दे सकते हम लोग। और ऑप्शन थर्ड है कि निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। केवल व्याख्यान विधि को अपनाएंगे। और ऑप्शन फोर्थ है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र होगा एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसी का यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और फ्रेंड ऐसे ही जो मैं प्रीवियस ईयर चला रही हूँ अभी तक के लिए, जितने भी CDP का मैं चला चुकी हूँ 24 का 23 का ऐसे करके मैं अभी 19 तक का चला रही हूँ। और आप लोग को अगर चेक करना होगा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। मैं प्रीवियस ईयर हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करवाने वाली हूँ और करवा भी रही हूँ। हिंदी का और EVS का और CDP का मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ठीक है, जो प्रभावशाली समस्या है और समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और ऑप्शन सेकेंड है कि क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान दें। और ऑप्शन थर्ड है कि प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। एक ही आयाम में सीमित हम लोगों को नहीं रहना है। और ऑप्शन फोर्थ है कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलब्धियों में विभाजित करना। ठीक है,
ऑप्शन डी ही इसका राइट हो जाएगा कि अनेक उपलब्धियों में इसको विभाजित करना है, ठीक है, उसका विश्लेषण करके समस्या के अनेक उपलब्धियों में, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए नहीं है पूछा है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन सेकेंड है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। और ऑप्शन थर्ड है संवाद एवं परिचर्चा। और ऑप्शन फोर्थ है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका देखिए जो राइट ऑप्शन दिए गए ध्यान को दोहराने पर और ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जो नहीं है पूछा यही है पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक हैं जो कक्षा में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको किस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना, ऐसा कर सकते हैं लेकिन देखते हैं। और ऑप्शन सेकेंड है कि पूरी कक्षा में सामने उन्हें बार बार डांटकर। और ऑप्शन थर्ड है उससे बात करके उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। और ऑप्शन फोर्थ है कि उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो देखिए उनसे हम बात करेंगे कि जो अगर उनको अरुचि हो रही है, उनको उसमें रुचि नहीं हो पा रही है तो किस कारण से नहीं हो पा रही है, ठीक है। या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, उससे बात करेंगे, उसके बाद उसका कारण जानेंगे, ठीक है, उसके जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अत्यंत आवश्यक है क्या है, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। और ऑप्शन सेकेंड है अनुबंधन। और ऑप्शन थर्ड है दंड। और ऑप्शन फोर्थ है यंत्रवत याद करना। तो ठीक है, क्या आवश्यक है पूछा है फ्रेंड कि संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आवश्यक यही है कि हम उसके विद्यार्थी की जो है पूर्व ज्ञान की के बारे में पहले जाने कि उसको कितना तक आ सकता है, ठीक है, आ रहा है, उसी आधार पे उसको हम और संरचना ज्ञान की देंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को उन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करेंगे। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है। देखिए उनको जो संवाद के द्वारा बच्चों की उन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है, ठीक है। देखिए संज्ञान से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाए, अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो देखिए संज्ञान और संवेग जितने भी मैं मॉडल पेपर करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर का, सब में से संज्ञान और संवेग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। तो देखिए किस प्रकार से संबंध होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और ऑप्शन सेकेंड है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन थर्ड है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। ऑप्शन फोर्थ है कि द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारंपरिक क्रिया
होती है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये द्विदिशीय होती हैं जो दोनों के बीच की एक गतिशील पारंपरिक क्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी की अभिरुचि, और ऑप्शन सेकेंड है कि विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, और ऑप्शन थर्ड है कि शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, और ऑप्शन फोर्थ है कि विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो क्या पूछा गया है कि कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को क्या प्रभावित करते हैं फ्रेंड? तो देखिए, अधिगम को शिक्षार्थी की अभिरुचियाँ भी प्रभावित करेंगी, और उनका सांवेगिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, और शिक्षार्थी की रणनीति भी, और जो विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो ए बी मतलब तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ दिया भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ऑप्शन सेकेंड है कि लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, और ऑप्शन थर्ड है कि पुरस्कार एवं दंड, और ऑप्शन फोर्थ है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्या महत्वपूर्ण पहलू है फ्रेंड? की सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो क्या उत्पन्न होती है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, और ऑप्शन सेकेंड है कि समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, और ऑप्शन थर्ड है कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, और ऑप्शन फोर्थ है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो देखिए, दूसरों को खुश करने के लिए, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जो बाल्यावस्था है उससे अभिप्रेरणा क्या ही अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, और ऑप्शन सेकेंड है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, और ऑप्शन थर्ड है कि यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है पूछा है फ्रेंड। तो देखिए, समकालीन जो सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से गति होता है। तो ये बहुत तेजी से गति नहीं होता है, ये शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन सेकेंड है कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में।
कि जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है। परिवार पूछा है और पास पड़ोस है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि परिवार किस में आता होगा। तो बस इसी से मार दीजिए, परिवार जो है वो प्राथमिक एजेंसी होती है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ही इसका राइट ऑप्शन है। आप लोग इसका याद रखिएगा, जो स्कूल होता है वो द्वितीयक में आता है और जो परिवार होता है वो प्राथमिक में आता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाई हूँ जो आप लोगों को यूज़फुल हो। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी दूसरे प्रीवियस ईयर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।